मॉर्निंग सब्सक्राइबर्स। तो नेक्स्ट जो अपना पार्ट है वो आपका कंपाउंड का, ठीक है। कल अपन ने क्या देखा था, पिछले पार्ट 1 में अपन ने देखा था सिंपल सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो उसके अपन ने मेनली 4 ट्रिक की बात की थी और वही आपके एग्जाम में बार बार आती है, ठीक है। आज अपन बनाएंगे वो कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस किस प्रकार से बनानी है, मैंने आपको क्या बोला था कि आप जो सिंपल सेंटेंस है उसमें जितना आप जोर लगा सकते हो उतना जोर उसमें लगाना। इनमें आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो बहुत ईजी है। एकदम ऐसे मान के चलो कि आप बिल्कुल 3rd क्लास लेवल की बातें हैं, ये कोई इसमें ज्यादा बड़े गुड ज्ञान वाली बात है नहीं इसमें। अब देखिए ऊपर आपकी जो हेडिंग मैंने लिखी हुई है, हाउ टू मेक अ कंपाउंड सेंटेंस, कि कंपाउंड सेंटेंस है उसको किस प्रकार से बनाया जाना है। तो देखिए मैंने लिखा कि बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कि आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का इस्तेमाल करके आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। एग्जाम में तो भले आपको इस प्रकार से कोई सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा और उसके आगे आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि इसको कंपाउंड बनाना है कि कॉम्प्लेक्स बनाना है कि सिंपल बनाना है, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा आपको। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लिखी है, इसका नाम है फैन बॉयज, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। फैन बॉयज, फैन बॉयज में आपको ध्यान क्या रखना है कि फैन बॉयज के कुछ वर्ड होते हैं वो आपको याद रखने होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एफ का मतलब है यहाँ पे फॉर। मैं एक बार आपको हिंदी मीनिंग बता देता हूँ क्योंकि हिंदी मीनिंग बहुत काम आएंगे आप, क्योंकि हमारी थोड़ी इंग्लिश है वो एक हमारी लैंग्वेज है नहीं एक्चुअली, तो हम क्या करते हैं कि उसको हिंदी से समझना ज्यादा बेटर समझते हैं। तो अपन क्या करेंगे उसको, मैं इसका हिंदी बता देता हूँ। फॉर का मतलब यहाँ पे होगा क्योंकि, ठीक है। अब फॉर का मतलब आप समझते हो क्या क्या समझते हो, फॉर का मतलब आप प्रीपोजिशन के तौर पर समझते हो के लिए, ठीक है। प्रीपोजिशन में जब अपन किसी सेंटेंस में अपन प्रीपोजिशन के तौर पर यदि फॉर का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे इसका जो मीनिंग है, जो सेंस है वो निकलता है के लिए के अर्थ में, किसी के लिए कुछ करना इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे क्या सेंस निकलता है इसका, फॉर। एंड का आपको मतलब पता है, और नोर का मतलब क्या होता है, ना। नोर का मतलब यहाँ पे क्या है, ना, यानी कि किसी दो चॉइस मिलती है, दो चॉइस में से, यानी कहना का मतलब कि किसी स्टेटमेंट में यदि आपको दो चॉइस दी हुई है तो उन दो चॉइस में से किसी एक को भी सेलेक्ट नहीं करना, वो होता है आपका नोर, ठीक है। बट का, लेकिन, किंतु, परंतु, और का मतलब देख लो आप, और का मतलब या भी क्या होता है, दो में से एक को सेलेक्ट करने की बात होती है तो वहां पे और का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने आपको पीछे भी एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा था कि जब आप क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में दिया जाता है तो लास्ट में जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं उनके नीचे आपको और लिखा हुआ मिलता है, तो उनमें से आप क्या करते हो, दोनों में से एक क्वेश्चन करते हो। इसका मतलब क्या हुआ, दो क्वेश्चन में से आपने जो आपके लिए सुटेबल था उसका एक का आपने क्या किया, सिलेक्शन किया, उसको करना स्टार्ट किया। इस प्रकार से आप ये और करते हो। येट का मतलब क्या होता है, येट का मतलब है फिर भी। यहाँ पे येट का मतलब आप क्या निकालोगे, फिर भी, और सो का मतलब निकालोगे यहाँ पे इसलिए। क्लियर हुआ है। फॉर का मतलब क्योंकि, एंड का और, नोर का ना, बट का लेकिन, किंतु, परंतु, और येट का फिर भी, सो का इसलिए। इस प्रकार से अर्थ रहने वाले हैं। आपको ये ट्रिक याद कर लेनी है फैन बॉयज वाली, ठीक है, आराम से याद रह जाएगी, ये कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नोर, बी का मतलब बट, ओ से हो जाएगा और, वाई से हो जाएगा येट, एस से हो जाएगा आपका सो। अब देखिए सेंटेंस इस प्रकार से करने हैं। मैंने कल आपको एक स्टेटमेंट शुरू में दिया था, जो मैंने कहा कि ये डेमो क्लास है, तो उसमें मैंने आपको ये दिया था कि एक स्टेटमेंट लिखा था और स्टेटमेंट को मैंने सिंपल में, कंपाउंड में और कॉम्प्लेक्स में चेंज करके दिखाया था, एक ही सेंटेंस को। इनको भी कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और जब मैंने उसमें एंड लगाया था तो मैंने आपको बताया था कि एंड लगते ही, सिर्फ एंड लगने के कारण क्या हुआ, ये किस प्रकार का सेंटेंस है वो बना है, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है, वो सिर्फ एंड लगने से बना था। सेम यही चीज है, ये जो कंजक्शन है, ये कंजक्शन लगते ही ये सारे कंपाउंड सेंटेंस है वो बन जाएंगे। आपको बस सेंस का ध्यान रखना है, सेंस नहीं बिगड़ना चाहिए सेंटेंस का। देखिए थोड़ा बहुत तो आपको हिंदी आना ही चाहिए, जैसे कि वे ये सारे वाक्य सेंटेंस लिखे हैं तो ज्यादा कुछ नहीं, तो टूटा फूटा थोड़ा बहुत जो हिंदी मीनिंग यदि आपको पता है तो आप उनको आराम से कर सकते हो, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं रहेगी। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि रेखा वेंट टू द मार्केट। रेखा है, मार्केट, एक काम, ये सी कौन है, यही रेखा है, यानी कि दोनों का सब्जेक्ट एक ही है। लेकिन यहाँ पे वो सब्जेक्ट वाली वो बात नहीं है, तो मैं एक बार आपको हिंदी मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि रेखा वेंट टू द मार्केट, रेखा है वो कहाँ गई, मार्केट गई, ठीक।
सी बॉट अ पेन, सी बॉट अ पेन, उसने क्या खरीदा, एक पेन खरीदा। यानी कि एक ही लड़की ने दो काम किए, एक तो काम, पहला काम क्या किया, मार्केट जाने का, दूसरा काम क्या किया, एक पेन खरीदने का। ठीक है, दो काम, अलग अलग दो काम किए हैं, मार्केट जाना अलग बात है, पेन को खरीदना अलग बात है। ठीक है, जाना और खरीदना ये दोनों अलग अलग चीज है, मार्केट और पेन ये दोनों अलग अलग चीज है, ऑब्जेक्ट अलग है दोनों का। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट दोनों का क्या है, सेम है, ये रेखा है वही, ये सी है, सी है वही क्या है, रेखा है। तो अपन क्या लगा सकते हैं इसमें, आपको समझ में नहीं आए, कंफ्यूज हो तो इस इनमें से जो आपको दिक्कत कर रही है ना वो चीज आप लगा के देख लिया करो और फिर उसका सेंस निकाल लिया करो। सेंस निकालते आपको पता चल जाएगी कि वो आपकी गलत है या सही है। जैसे मान लो मैं इसमें बट का इस्तेमाल करके दिखाऊं आपको, मैं मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको बट से सोल्व करता हूँ, इसको बट लगाता हूँ। तो मैं लिखूंगा रेखा वेंट टू द मार्केट, रेखा मार्केट गई बट लेकिन शी बॉट अ पेन, लेकिन उसने पेन खरीदा। ये क्या बात है, ये तो कोई सेंस ही नहीं हुआ इसका, ये तो बिल्कुल सेंसलेस मीनिंग निकल गया इसका। तो अपन क्या करते हैं, इसमें एंड का इस्तेमाल कर देते हैं। देखिए रेखा वेंट टू द मार्केट एंड, अब क्या ये मैं सी लिखूं क्या दोबारा, नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि सी है वही तो रेखा है। तो बार बार एक सेंटेंस में बार बार रेखा के लिए कोई प्रोनाउन दोबारा इस्तेमाल करने की आवश्यकता अपन को नहीं है। एक बार काम चल गया अपना, एक बार यहाँ पे मैंने रेखा लिख दिया, वो इनफ है, बस इतना काफी है। ठीक है, तो रेखा वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ पेन, इतने से काम चल जाएगा अपना। यदि लगा भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा जो सुटेबल तरीका है ना वो इस प्रकार का रहने वाला है। दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि सोहन लाइक्स फुटबॉल, रोहन लाइक्स क्रिकेट। सोहन है वो फुटबॉल को पसंद करता है और जो रोहन है वो क्रिकेट को पसंद करता है। इसी प्रकार के जो सेंटेंस है वो आपके एग्जाम में आते हैं। कोई ज्यादा इस प्रकार का सेंटेंस है वो आपके एग्जाम में नहीं आता है कि बिल्कुल आपको मीनिंग ही नहीं पता होता है। ठीक है, आप 12 साल से अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो इतना तो बनता है कि इतना तो आपको आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, सोहन, अच्छा एक बार बात कर लेते अपन। सोहन फुटबॉल है उसको पसंद करता है, रोहन क्रिकेट को पसंद करता है। ठीक है ना, देखिए दो व्यक्ति हैं, दोनों ही सेपरेट व्यक्ति है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों की है वो चॉइस भी अलग अलग है, दोनों अलग अलग चीजों को पसंद करते हैं। अच्छा अलग अलग चीजों को पसंद करते हैं तो किससे कर सकते हैं अपन, क्या एंड से कर सकते हैं, एंड लगा के देख लो, यदि सेंस बनता है चलेगा, नहीं बनता तो खराब है। देखिए सोहन लाइक्स फुटबॉल एंड रोहन लाइक्स क्रिकेट, क्या हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, एंड में भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात ध्यान में रखना। लेकिन देखिए मुझे तो इसलिए आती है, इसलिए मैं सेंस को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपकी भी हो जाएगी। लेकिन और भी कुछ ज्यादा सुटेबल चीज लगाना चाहिए अपन, मान लो एंड से भी कोई बेहतर चीज लगाना चाहे तो क्या लगा सकते हैं, एंड भी सही है, एंड भी गलत नहीं है भाई, दो व्यक्ति हैं, दोनों के अलग अलग चॉइसेस है, उनको जोड़ने के लिए अपन किसके इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड का ही तो किया। यदि मैं यहाँ पे एंड लगाता हूं दोनों के बीच में, ये वाला फुल स्टॉप, ये वाला फुल स्टॉप में हटा के यदि यहाँ पे मैं एंड जोड़ता हूं तो बिल्कुल सेंसलेस वाक्य नहीं होगा, गलत नहीं है वाक्य, फिर भी सही है। लेकिन मुझे इससे भी बेटर उपाय चाहिए, मुझे इससे भी बेटर कोई वर्ड चाहिए जो उसको और ज्यादा बना सके। तो मैं यहाँ पे लगा के देखता हूं, मैंने लिखा सोहन लाइक्स फुटबॉल बट रोहन लाइक्स क्रिकेट। अब कुछ मजे वाली बात रही सेंटेंस में, किस प्रकार से रही मजे वाली बात, देखिए सोहन हो फुटबॉल को पसंद करता है लेकिन रोहन क्रिकेट को पसंद करता है। देखिए दो चीजें हैं, दो आदमी है, दोनों की ऑपोजिट ऑपोजिट चॉइस है, जब ऑपोजिट की बात होती है तो वहां पे बट ज्यादा सुटेबल रहता है। एंड भी चल रहा था अपना, लेकिन ज्यादा सुटेबल कौन रहेगा यहाँ पे, बट, क्योंकि यहाँ पे लेकिन शब्द का इस्तेमाल अपन को करना है। अच्छा एक चीज और, अच्छा वहां वो ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, माई सिस्टर डिड नॉट वर्क हार्ड, माई सिस्टर मेरी बहन ने, डिड नॉट वर्क हार्ड कठोर मेहनत वो नहीं की, सी फेल इन द एग्जामिनेशन, वो एग्जाम में फेल हो गई। कौन थी भाई, सब्जेक्ट कौन है, माई सिस्टर, क्या नहीं किया, वर्क हार्ड, हार्ड वर्क नहीं किया, तो क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला इस चीज का, भाई इस व्यक्ति ने, इस सब्जेक्ट ने कोई एक काम है वो प्रॉपर्ली नहीं किया, प्रॉपर्ली नहीं किया तो उसका रिजल्ट क्या आया, तो वो एग्जाम में क्या हो गई, फेल हो गई।
अब देखो लगाओ, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या लगेगा, लेकिन मैं सेंस के हिसाब से मैं कुछ ना कुछ लगाने की ट्राई करता हूँ। देखिए क्या सो लग जाएगा, क्या लग जाएगा क्या? अरे लग जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें? मैंने क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब नहीं लगेगा, लग जाएगा। कैसे? देखिए, माई सिस्टर डिड नॉट वर्क हार्ड सो सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। बना के देखता हूं, मैं लिखता हूं माई सिस्टर डिड नॉट वर्क हार्ड सो, क्या यहां पे एंड नहीं आ सकता? चलो बट तो नहीं आएगा। यदि मैं यहाँ पे लगाऊं बट कि माई सिस्टर डिड नॉट वर्क हार्ड बट शी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, अरे जब हार्ड वर्क ही नहीं किया तो फेल तो होना ही था, तो बट तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा एंड से बनाओ, माई सिस्टर डिड नॉट वर्क हार्ड एंड शी फेल्ड इन, चल रहा है, मेरी बहन ने हार्ड वर्क नहीं किया और वो एग्जाम में फेल हो गई, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सो क्या? इसलिए एक चीज मेरे ध्यान में रखना आप, ये मैंने सो इसलिए लगाया है, एंड भी गलत नहीं है, लेकिन सो लगाने का रीजन है कि कोई एक घटना है उस पे उसका रिजल्ट है वो डिपेंडेंट। ध्यान से सुनना कि कोई एक घटना है, कोई एक चीज है जिसको नहीं करने से ये वाला रिजल्ट आता है। जब रिजल्ट की बात होती है ना, तब अपन क्या लगा देते हैं? सो लगा देते हैं। ठीक है, तो सो ज्यादा सटीक, इसमें ज्यादा एक्यूरेट बैठता है। सो यहां पे लिख दिया सी फेल्ड इन दी एग्जामिनेशन। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट अपना जो सेंटेंस है, आई वर्कड हार्ड, मैंने कठिन मेहनत की, आई फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब की बार देखिए, ध्यान रखना है दो सिमिलर चीजें हैं, उनको जोड़ने के लिए आप एंड लगाओगे। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप मेरी बात ध्यान से सुन लो पहले। यदि दो सिमिलर चीजें हैं तो उनको जोड़ने के लिए आप क्या लगाओगे? हमेशा एंड लगाओगे। दो ऑपोजिट चीजें हैं उनको जोड़ने के लिए आप हमेशा बट लगाओगे। एक कोई घटना है उसका कोई रिजल्ट दिखा रहा तो आप सो लगाओगे। ये बात मेरे ध्यान से सुन लेना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको सेंस पकड़ने में दिक्कत आ रही है तो ये वाली ट्रिक काम कर जाएगी। ये वाली ट्रिक कौन सी? देखिए, इसमें रेखा, दोनों का सब्जेक्ट एक है लेकिन काम अलग अलग चीज हो रही थी। एक व्यक्ति जब अलग अलग काम करता तो दोनों को हम किससे? एंड से जोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले वाले में क्या था? सोहन रोहन, दो व्यक्ति अलग अलग हैं और दोनों की चॉइसेस भी क्या है? अलग अलग हैं। तो ठीक है, ऑपोजिट की बात हो गई ना, ऑपोजिट, दोनों की चॉइसेस भी क्या है? अलग, दो अलग अलग व्यक्ति है, दोनों की चॉइसेस अलग अलग है, तो बट से जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई एक चीज नहीं होने के कारण ये वाला रिजल्ट निकलता है। जब रिजल्ट की बात होती है तो अपन क्या कर देते हैं? उसमें सो को ऐड कर देते हैं। अगला वाला करो, आई वर्क हार्ड, मैंने कठिन मेहनत की फिर भी मैं फेल हो गया। फिर भी ये वाला येट, समझ में आया कुछ? मैंने हार्ड वर्क तो किया लेकिन फिर भी मैं क्या हो गया? फेल हो गया परीक्षा में। तो लगा दो येट, इसमें और कुछ आएगा ही नहीं। आई वर्कड हार्ड येट, येट का मतलब फिर भी, मैंने कठिन मेहनत की लेकिन फिर भी। आई फेल्ड, क्या आई लगाऊं, क्या ने लगाओ तो भी चलता है। देखिए ऐसे भी कर सकते हो आप, येट फेल्ड इन दी एग्जामिनेशन, ये भी आपका बिल्कुल गलत नहीं है। आपने लगाया नहीं लगाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये गलत आपका नहीं है। ठीक है, ये इतनी मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब आगे एक मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने बीच में आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरा एक बार उद्देश्य ये था कि आपका जो फोकस है ना वो सेंटेंस पे बना रहे। अब मैं एक छोटी सी एक एडिशनल चीज आपको बोलने जा रहा हूं जो आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बोली थी और इस वाले वीडियो में भी मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि ग्रामर का रूल है, ग्रामर का रूल हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, देखिए इन सभी सेंटेंसेस में भी हमें कोमा का इस्तेमाल करना है। अब कोमा कहां पे लगेगी? तो ध्यान रखना, कोमा हमेशा कंजक्शन के कब लगती है? पहले। इस वाले सेंटेंस में कहां लगेगी? मार्केट के बाद और एंड से पहले। ये वाली चीज आपको नहीं भूलनी है।
इस वाली चीज को मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि एक बार आपका जो कॉन्ट्रास्ट है वो सारा का सारा फोकस है वो सेंटेंसेस पे रहे। अब आपका सारा फोकस है वो कहाँ पे रहे, कोमा पे। ठीक है, मैं बीच में बताता, अब उस चीज को हल्के में लेके छोड़ देते। हल्के में लेकर नहीं छोड़ना, ये ग्रामर का बहुत स्ट्रिक्ट नियम है कोमा लगाने वाला। ये आपको लगानी है, यहाँ पे कहाँ लगानी है, बट के पहले, यहाँ पे कहाँ लगानी है, सो के पहले, और यहाँ पे कहाँ लगानी है आपको, यट के पहले। मेरी बात समझ में इतनी आपको? ये आपके मोटे मोटे क्या हो गए, ये आपके कंपाउंड सेंटेंस। इस प्रकार से आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाने हैं। अब एक छोटी चीज और सुन लो, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूँ। एक तो आपका फॉर, एंड, बट और यट, ये कुछ ज्यादा है जो बार बार घूम फिर के आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, आपको इनको ध्यान में रखना है। ये कंपाउंड सेंटेंस की बात हो गई, ये इतना क्लियर हो गया मामला। लेकिन मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी है वो भी आपको करवाऊंगा, उसमें भी आपको दिक्कत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको कल भी बोला था कि आपके पास यदि कुछ गाइड है, आपके पास जो भी कोई साधन वगैरह है, आप उसमें से एक्सरसाइज निकालो। केवल मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, आपको भी एक्सरसाइज निकालनी पड़ेगी। आप भी पेज पे पेज भर दो, मैं ये बोल रहा हूँ। प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक है ये सारे, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। खाली मैं बताऊंगा उससे आपके दिमाग में नहीं पड़ेगा। मैं आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ, और कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया अपने साथ, आपके सामने। आपको अब क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड हो गया। अब मैं एक बार नेक्स्ट बात करता हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, कि कॉम्प्लेक्स है वो किस प्रकार से बनते हैं, उसके जो कंजक्शन है वो कौन कौन से हैं, और फिर अपन थोड़े से क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अब किस प्रकार से बनाना है, ठीक है। देखिए, हाउ टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस प्रकार से बनाए, तो मैंने लिखा कि टू ऐड अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बिफोर अ स्टेटमेंट। जाहिर सी बात है, दो दो स्टेटमेंट आपको मिलते हैं, किसी एक स्टेटमेंट के पीछे आपको एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाना है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन किसको बोलते हैं? देखिए, सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, किसी पे आश्रित होना, किसी पे डिपेंडेंट होना। किसी पे क्या होना, डिपेंडेंट होना। तो किसी पे डिपेंड जो करता है उसको बोलते हैं अपन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं और इनका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है। जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक यहीं पे है, बस ये इतनी ही ट्रिक है। ये वही कंपाउंड में भी इतनी थी और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में भी क्या है, वो इतनी ही ट्रिक है। आपको ध्यान में सब सिर्फ ये इतनी सी चीज रखनी है, सेम कंपाउंड की तरह उसी को। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें मैं फिर बोल रहा हूँ प्रैक्टिस बेस्ड चीजें हैं। आपके पास जो भी साधन है उसमें से लो प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो मुश्किल से 20-25 सेंटेंस आप करोगे तो उससे आपका काम हो जाएगा। आप एग्जाम में क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। मुद्दा मैं यहाँ पे आपको पकड़ा रहा हूं। देखिए, मामला क्या है, दैट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, दैट का मतलब की, दैट का मतलब क्या हो गया, की। ठीक है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन है दैट, उसका मतलब है की। एक बार आप सारे इनके मीनिंग देख लीजिए। देखिए, दैट का मतलब है की, इफ का मतलब है यदि, इफ का मतलब यदि, बिकॉज का मतलब क्योंकि, एज इफ का मतलब मानो कि, दो और ऑल्दो। देखिए, दो और ऑल्दो एक ही कैटेगरी के दो वर्ड्स हैं, एक ही कैटेगरी के दो टर्म्स है। ठीक है ना, आप उनको यद्यपि और हालांकि के सेंस में इस्तेमाल करते हो। दो मतलब यद्यपि, ऑल्दो मतलब हालांकि। ठीक है, और दोनों को आप किसी भी सेंटेंस में आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हो, वो गलत नहीं होता है। ठीक है, एज का मतलब जैसे, एज का मतलब जैसे, एज सुन एज का मतलब जो ही, एज सुन एज का मतलब जो ही, और बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद में, टिल का मतलब तक, और अंटिल का मतलब जब तक। ठीक है, ये सेंस समझ में आया, इनका मीनिंग समझ में आया। एक बार दोबारा सुन लो, दैट जो कि, इफ यदि, बिकॉज क्योंकि, एज इफ मानो कि, दो ऑल्दो यद्यपि हालांकि, एज जैसे ही, एज सुन एज जो ही, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, टिल तक, अंटिल जब तक। नीचे कुछ WH वर्ड है, यहाँ पे WH वर्ड एज अ कंजक्शन जब प्रयुक्त होते हैं, WH वर्ड जब किसी स्टेटमेंट में एज अ कंजक्शन काम में ले जाते हैं तो उनके मीनिंग है वो WH वर्ड वाले अलग हो जाते हैं। जैसे हु का मतलब जो की, हु का मतलब कौन है, जो की या जिसने, आप ऐसे बोल सकते हो। व्हेन का मतलब जब। ठीक है, वैसे व्हेन का मतलब क्वेश्चन वाले वाक्य में किस प्रकार का आता है, कब, तो यहाँ पे व्हेन का मतलब होगा जब। और अगला है वेयर का मतलब जहां, और विच का मतलब जो या जो की। किसके लिए आता है, किसी वस्तु के लिए आता है, किसके लिए आता है, किसी व्यक्ति के लिए आता है। इतनी मेरी बात समझ में आई, बस ये इतनी ट्रिक है, बाकी सारा काम आपका प्रैक्टिस का है। आप प्रैक्टिस करो, इतनी चीजें याद रखने के बाद में करो। ठीक है, अब देखिए कुछ स्टेटमेंट लेते हैं। एवरीवन नोज, सभी लोग जानते हैं।
क्या जानते हैं? यू आर अ शॉपकीपर, कि आप एक दुकानदार हो। ये बात सारे लोगों द्वारा जानी जाती है कि आप एक दुकानदार हो, आप एक शॉपकीपर हो। तो आप क्या करोगे इसमें? देखिए क्या सेंस आ रहा, एक वाक्य का सेंस पकड़ना सीख जाओ। स्टेटमेंट का जब सेंस पकड़ना सीख गए तो वाक्य गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो क्या सेंस पकड़ा, देखिए मेरी बात। एवरीवन नोज यू आर अ शॉपकीपर, सभी लोग जानते हैं कि आप दुकानदार हो। कि क्या शब्द है आपकी सेंस से? की। तो की कहाँ पे आता है? दैट। तो इसमें क्या लग जाएगा? दैट। आपको ऐसे बार बार प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एवरीवन knows that you are a shopkeeper। क्लियर है? दूसरा देखिए, यू आर अ टीचर इट इज नॉट गोल, ये सेम इसी प्रकार का सेंटेंस है लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा। यू आर अ टीचर, आप एक अध्यापक हो, आप एक अध्यापक हो। इट इज नॉन गोल, ये सभी के द्वारा जाना जाता है। तो क्या करोगे कि ये सभी के द्वारा जाना जाता है। क्या जाना जाता है? कि आप एक टीचर हो, कि आप एक टीचर हो। तो आप शुरू में क्या लगाओगे यहाँ पे? दैट। दैट मैं बताऊंगा क्यों लगाना है। दैट यू आर अ टीचर, कॉमा इट इज नॉन टू ऑल। देखिए दो चीजें जाननी है, एक तो कॉमा के बारे में जानना है, एक दैट के शुरू के बारे में जानना है। देखिए इट इज नॉन टू ऑल, ये सभी के द्वारा जाना जाता है। क्या जाना जाता है? तो जो ये जवाब जो हमें देता है ना कि क्या जाना जाता है, उसके पहले हमें दैट का इस्तेमाल करना है। ये चीज एक तो ध्यान में रखनी है। जैसे एवरीवन नोज, सभी लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? दैट यू आर अ शॉपकीपर, कि आप एक दुकानदार हो। उसी प्रकार से इट इज नॉन टू ऑल, कि ये सभी के द्वारा जाना जाता है। क्या जाना जाता है? दैट यू आर अ टीचर, कि तुम एक अध्यापक हो। यहाँ पे कोमा, कोमा कोमा की मैं बात करता हूँ। कोमा क्यों लगा रहा हूँ भाई? ऊपर वाले में सेंटेंस में तो मैंने नहीं लगाई, ध्यान में रखना। जब आप कंजक्शन लगाते हो, कौन से? सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आप यूज करते हो तो आपको एक चीज मेरी ध्यान में रखनी है, वो ये चीज रहेगी कि जब आप सबऑर्डिनेट कंजक्शन को किसी सेंटेंस के किसी स्टेटमेंट के शुरू में आप रख रहे हो तो दोनों सेंटेंस के बीच में आपको क्या रखनी है? कोमा रखनी है। मेरी बात समझ में आई इतनी? जब आप किसी स्टेटमेंट के शुरू में कोई सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज कर रहे हो तो उससे पहले आपको क्या रख देनी है? कोमा। दोनों सेंटेंस के एकदम मीडियस में क्या रख देनी है? आपको कोमा रख देनी है। इस प्रकार से आगे आएगा, फिर उसमें बताऊंगा किस प्रकार से आपको रखनी है। देखिए अगला है रवि फेल्ड, ही डिड नॉट रीड। रवि फेल्ड, रवि फेल हो गया। ही डिड नॉट रीड, क्योंकि वो पढ़ा नहीं। मेरे मुंह से क्या निकला? क्योंकि वो पढ़ा नहीं। अरे भाई फेल हो गया, क्यों फेल हो गया? क्यों? खुद से सवाल पूछ लो, सेंस अपने आप दिमाग में आ जाएगा। रवि फेल हो गया, क्यों फेल हो गया? क्योंकि वो पढ़ा नहीं। क्योंकि कौन देता है? बिकॉज। क्योंकि आपका सेंस कौन दे रहा है? बिकॉज। तो बिकॉज लगा दो। रवि फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट रीड। ये लो, ये स्टेटमेंट बन गया। रवि फेल्ड हो गया क्योंकि, हमने क्या लगाया इसमें? क्योंकि ही डिड नॉट रीड, क्योंकि वो पढ़ा नहीं। ठीक है। रोशन इज पुअर, ही इज हैप्पी। सॉरी, रोहन है वो गरीब है। ही इज हैप्पी, रोहन गरीब है फिर भी क्या है? वो हैप्पी है। अब देखिए कौन सा कंजक्शन आपको लगता है कि सुटेबल हो जाएगा? अब यदि आप इसे सोच रहे हो कि इसमें लेकिन लग जाएगा, तो लेकिन क्या हमारे पास इस कंजक्शन में है क्या? यदि आपको यही वाला स्टेटमेंट लिखकर अगला ऐसे दे दे, नाम दे दिया पे कॉम्प्लेक्स, यदि कंपाउंड देता तो यहाँ पे मैं बट लगा देता। रोहन गरीब है लेकिन वो खुश है, बट से काम चल रहा था। लेकिन यहाँ पे किस प्रकार का स्टेटमेंट बनाना है? कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स में आपको दिमाग में चीजें याद रखनी है ये वाली। तो क्या यहाँ हमारे पास कुछ बट वगैरह ऐसा कुछ है? नहीं है। तो बट वगैरह नहीं है तो कहां से करेंगे? इससे से करेंगे अपन। इससे से किससे करेंगे? दैट से कर सकते हैं क्या? रोहन इज पुअर दैट ही इज हैप्पी। नहीं, गलत।
इफ बिकॉज नहीं कर सकते, एज इफ से नहीं कर सकते, दो ऑल्दो बिल्कुल कर सकते, दो या ऑल्दो से आप कर सकते हो। और दो ऑल्दो की मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बता दूं, दो ऑल्दो आपको हर बार स्टेटमेंट के शुरू में रखना है। मेरी बात ध्यान से सुन लिए, दो और ऑल्दो आपको हमेशा स्टेटमेंट के शुरू में रखना है, कहीं बीच में कहीं रखने की आवश्यकता नहीं है, आप शुरू में रखो हमेशा दो और ऑल्दो को। दोनों में से कुछ भी लगा दो कोई गलत नहीं, मैं दो लगा देता हूं। दो रोहन इज पुअर, ही इज हैप्पी। ये लो, ये बन गया आपका। यद्यपि रोहन गरीब है लेकिन फिर भी क्या है, वो खुश है। हालांकि स्टेटमेंट में अच्छी लगती है बात, ये रियलिटी में बात वो अच्छी नहीं लगती। गरीब गरीबी होती है, वो कोई मतलब खुश नहीं होता गरीबी में। आगे देखिए आपका, आई वॉज प्लेइंग आई सॉ अ स्नेक। मैं खेल रहा था, आई सॉ अ स्नेक, मुझे एक सांप दिखाई दिया। जब मैं खेल रहा था तो मुझे क्या दिखाई दिया, सांप दिखाई दिया। जब, किसको उठाओगे आप, किसको इनमें से, वेन, किसको उठाओगे, वेन को। किससे कैसे बनाओगे, वेन शुरू में रखना, वेन आई वॉज प्लेइंग आई सॉ अ स्नेक। जब मैं खेल रहा था तब मैंने एक सांप देखा। यदि इसी स्टेटमेंट को मैं उल्टा पुल्टा कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ उल्टा पुल्टा। आपको तो ये ध्यान में रखना है कि आपको कंजक्शन ऐड कहां पे करना है। इसको मैं ऐसे भी लिखूं तो चलेगा, आई सॉ अ स्नेक व्हेन आई वाज प्लेइंग। आई सॉ अ स्नेक, मैंने सांप देखा, कब देखा, व्हेन आई वाज प्लेइंग, जब मैं खेल रहा था। टाइम के पहले वेन लगता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कोई तुक्केबाजी नहीं होती। यदि मैं एक एक इनको बताने बैठूंगा ना आपको कि कौन कौन सा कहाँ लगता है, तो 5-6 दिन लग जाएंगे कम से कम बताने में, ठीक है। एक बार मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। एग्जाम में आप यदि इतना ध्यान में रखते हो तो भी आपका सेंटेंस है वो इनकरेक्ट नहीं होता, तो भी आपका काम ही चल जाता है, ठीक है। फिर भी मैं साथ साथ में बताते जा रहा हूँ, दो एग्जाम्पल आ रहे हैं उनके साथ साथ में अब मैं बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया दो सेंटेंस के शुरू में लगता है, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि का सेंस आया तो बिकॉज लगा दिया, ठीक है। दैट का सेंस आया, की का सेंस आया तो दैट लगाया, बीच में कोमा लगानी है आपको। जब आप स्टेटमेंट के शुरू में कोई भी कंजक्शन लगाते हो तो दोनों स्टेटमेंट के बीच में आपको कोमा लगानी है। वेन कब लगाया, यहाँ पे शुरू में ही क्यों लगाया मैंने, यहाँ पे देखो मैंने बीच में लगा दिया, लेकिन स्टेटमेंट को उल्टा पुल्टा क्यों करना पड़ा, ध्यान से सुनो। वेन कब आता है, टाइम के पहले, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, आई सॉ अ स्नेक, ये एक स्टेटमेंट है और ये एक एक्शन है कि मैंने सांप को देखा, मेरी आंखों ने क्या देखा, एक सांप देखा। तो मेरा सवाल है गया कब देखा, तो कब देखा, तो टाइम तो ये रहा ना, व्हेन आई वाज प्लेइंग, जब मैं खेल रहा था तब देखा मैंने। तो उससे पहले क्या लगाया आपने, व्हेन लगाया। इसलिए पहले वाले स्टेटमेंट के पीछे हमने क्या लगाया, व्हेन। जब आप बीच में लगाते हो तो इस वाले स्टेटमेंट को इधर उधर करना पड़ता है आपको। तो इधर उधर वाले ये आपको झंझट नहीं पालनी, बिल्कुल भी जो है वैसा का वैसा पड़ा रहने दो, शुरू में आपको जोड़ देना है। ये मोटी मोटी बात किसकी होगी, आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। इस प्रकार से आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करने। बाकी ट्रिक मैन यहीं पे है, कंपाउंड की कंपाउंड में थी, सिंपल वालों की हमने अच्छे से बात की थी, उनको मैंने थोड़ा खोल के बताया था, क्योंकि आपको सिंपल से क्वेश्चन पूछता तो डेफिनेटली 95% आपको पार्टिसिपल से क्वेश्चन बनाने के लिए वो बोलता है, ठीक है। बोलने का मतलब लिख के नहीं देता आपको कि पार्टिसिपल से क्वेश्चन बनाने हैं। सेंटेंस में सेंस कुछ इस प्रकार का देगा कि आपको पार्टिसिपल से ही बनानी पड़ेगी, और किसी से बनेंगे नहीं तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है वो, तो ठीक है। तो ये हो गई बात। अब मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है वो आपके सामने लेके आता हूँ, जो पिछले साल उससे पिछले साल कुछ क्वेश्चन वो आए हुए हैं, वो एक बार अपन सोल्व करते हैं कि किस प्रकार के एग्जाम में जो सवाल है वो अगला पूछता है, किस प्रकार से अपन उनको सोल्व करके। नेक्स्ट आपके सामने है कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में और मॉडल पेपर्स में आए हुए हैं। एक बार उनको अपन सोल्व करते हैं और उसमें अपन चेक करते हैं कि जो अगला वाला एग्जामिनर है वो आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछना चाहता है। आपको उन पे ध्यान देना है। देखिए, पहला 2023 में आया हुआ है। 2023 में क्या पूछा कि सुशील वाज पनिश्ड, सुशील को पनिश्ड किया गया। ही वाज फाइंड, कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड से याद आया, कंपाउंड से फैन बॉयज वाली ट्रिक याद आ गई। फैन से FANBOYS, इतने कंजक्शन याद आए आपको, ठीक है। उससे करना है, कंपाउंड से करना है। अब वाक्य का सेंस देखना है। सेंस क्या है, सुशील वाज पनिश्ड, एक तो है पनिश्ड,
एक तो उसको सजा दी गई, दूसरा है आपका फाइन, एक उस पर जुर्माना लगाया गया। तो दोनों चीजें साथ थोड़ी होती, दोनों चीजें साथ नहीं की गई है। तो मैं एंड लगाऊं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा, गलत नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला, ज्यादा सटीक, ज्यादा बेटर आंसर देना आपको, ठीक है। एग्जामिनर यही चीज चेक करता है कि ज्यादा बेटर आंसर है वो किस प्रकार से आप दे सकते हो, क्या आपको रियल में वास्तव में क्या आपको सिंथेसिस का मतलब भी पता है, क्या वास्तव में आपको कंजक्शंस लगाने आते हैं, वही आपको यही चेक करता है। इसमें एंड भी लगता है, गलत नहीं है, लेकिन इसमें और भी कुछ लग सकता है। मैंने आंसर में बता दिया आपको और लगता है, ठीक है। देखिए एक बार, सुशील was punished और फाइन, ठीक है। देखिए दो चीजें हैं, एक तो पनिश, आपको आपने कोई गलती की तो या तो आप पे जुर्माना लगा दिया गया या आपको सजा दी गई, दोनों में से एक चीज कर देंगे। तो इसके लिए अपन ने ज्यादा बेटर किसको चुना, और को, तो आपसे और भरवा लेगा अगला, ठीक है। आप यहाँ पे एंड भी बढ़ते हो तो भी गलत नहीं है, तो भी सही है, मेरे हिसाब से तो सही है, ठीक है। आगे देखिए आप, द अर्थ इज राउंड, ये अभी जस्ट अपने थोड़ी देर पहले किया था सेंटेंस, द अर्थ इज राउंड एवरीवन नोज इट। मैंने क्या बोला कि एवरीवन नोज, सवाल पूछ लेना मुझसे, एवरीवन नोज इट, सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, दैट इज द अर्थ, दैट द अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी क्या है, गोल है। क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स ही तो बनाना था, कॉम्प्लेक्स बनाना तो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। दैट का कर दो इस्तेमाल, शुरू में क्या रख दोगे, दैट द अर्थ इज राउंड, कॉमा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कॉमा ध्यान में रखनी है आपको, अर्थ इज राउंड एवरीवन नोज इट। इसी को आप यदि उस क्रम में रखना चाहो कि सर मुझे कॉमा वगैरह याद नहीं रहती, तो आपको थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज करना पड़ेगा। बाकी मेरी आपको फ्री एडवाइस यही है कि आप जैसा है वैसा पढ़े रहने, सेंटेंस को चेंज भी मत करो, यदि आप चेंज करते हो तो कर भी सकते हो। आप ये वाला स्टेटमेंट पहले लेके जाओ, एवरीवन नोज इट, उसके बाद में क्या लगाओगे आप, दैट, क्या बना दिया, एवरीवन नोज इट दैट द अर्थ इज राउंड। ये भी गलत नहीं है, ये भी आपका सही है, उसमें कोमा हट जाएगी, क्योंकि आप कोमा की जरूरत नहीं है। कोमा की जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि बीच में कंजक्शन लगा दिया अपन ने। यदि आप बीच में कंजक्शन नहीं लगाते, शुरू में आप कंजक्शन लगाते हो तो आपको कोमा लगा देनी है, और आप शुरू में कंजक्शन नहीं लगाते हो तो आपको सेंटेंस को थोड़ा उलट पुलट करना पड़ता है, वरना वाक्य का थोड़ा सेंस है वो बिगड़ सा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, मॉडल पेपर 2023 में क्या आया हुआ है, ही फील्ड टायर्ड, ही सेट डाउन टू रेस्ट, he feel tired, he feel tired, उसने थकान महसूस की, he sat down to rest, और वो सेट डाउन नीचे बैठ गया, टू रेस्ट आराम करने के लिए। इतना क्लियर है। बनाना किस प्रकार का है, सिंपल बनाना है, ठीक है। सिंपल बनाना तो चार मैंने आपको विधियां बताई थी, चार मेथड थे अपने पास, चार मेथड्स में से कौन सा मेथड है वो इस पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं। दोनों के सब्जेक्ट एक है, एक बात, ठीक है, दोनों के सब्जेक्ट एक है। अब देखते हैं काम किस प्रकार का हो रहा है, काम क्या एक साथ हो रही है या एक के बाद एक हो रहा है, वो चेक करना है। तो क्या होगा, एक तो फील टायर्ड, थकान महसूस की, सेट डाउन नीचे बैठ जाना। एक तो थकान महसूस करना, एक काम है सेट डाउन। पहला काम क्या है, थकान को महसूस करना, दूसरा काम क्या है, नीचे बैठ जाना। तो क्या दोनों के बीच में गैप है क्या, कि पहले मैं थकान आराम से महसूस कर लेता हूं, कि भाई मैं थकान आराम से 15-20 मिनट तक महसूस करूंगा, उसके बाद में मैं जाके बैठूंगा, ऐसे थोड़ी, जब थकान महसूस होगी तो बैठ जाएगा। तो सिमिलरली काम हो रहे, एक साथ क्या हो रहे, एक टाइम में ही काम में हो रहे हैं। जब एक टाइम में काम होते हैं तो अपन पार्टिसिपल्स का यूज ही करते हैं। पार्टिसिपल्स में भी किस पार्टिसिपल्स का यूज करते हैं, तो वो करते हैं आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का। जब वाक्य के सब्जेक्ट है वो सेम हो, जब सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या हो, सेम हो, और एक के बाद एक काम ना होकर दोनों काम एक साथ एक टाइम में होते हैं, तो क्या हो जाएगा उसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें है, फेल्ट है यहाँ पे, तो फीलिंग, फीलिंग टायर्ड, ही सेट डाउन टू रेस्ट। बन गया आपका सेंटेंस, वेरी इजी। नेक्स्ट देखो, आई एम इन द राइट, यू आर इन द रॉन्ग। आई एम इन द राइट, मैं सही हूं, यू आर इन द रॉन्ग, तुम गलत हो। बनाना क्या है,
कंपाउंड। फैन बॉयज याद आया, कंपाउंड से याद रखना फैन बॉयज, ठीक है। बनाओ, क्या लगा सकते हो, आई एम इन द राइट, मैं सही हूं तुम गलत हो, मैं सही हूं लेकिन तुम गलत हो, मैं सही हूं लेकिन तुम गलत हो, तो बना दिए आई एम इन द राइट बट यू आर इन द रॉन्ग। ध्यान में रखना, जहां पे कॉन्ट्राडिक्शन की बात आती है ना, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, विरोधाभास। जहां भी विरोध की बातें आती है, एक बात दूसरी बात से मैच नहीं खा रही, उसकी अपोजिट बात है, उल्टी बात है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। जहां कॉन्ट्राडिक्शन वाली इस प्रकार की बात आती है ना, तो वहां पे आपका बट लगता है। मैं साथ साथ में कुछ पॉइंट्स आपको बताते जा रहा हूँ, ये आप नोट करना, याद रखना। अगला देखिए, मॉडल पेपर 2024 में क्या आया हुआ है, द ब्रगलर्स टुक आउट अ नाइफ। ब्रगलर ने क्या निकाला, अ नाइफ, एक चाकू निकाला। टुक आउट का मतलब था बाहर निकालना, अ नाइफ, एक चाकू। हिज इंटेंशन, उसका जो इरादा था, वॉज टू फ्राइटन मी, उसका इरादा था मुझे डराने का। एक ब्रगलर था जिसने क्या बाहर निकाला, एक चाकू बाहर निकाला। हिज इंटेंशन, उसका जो इरादा था, उसका जो मकसद था, वॉज टू फ्राइटन मी, वो मुझे क्या था, डराना था, ठीक है। क्या दिख रही है आपको, टू फ्राइटन मी। बनाना किस प्रकार का है, सिंपल बनाना है, ठीक है। क्या सब्जेक्ट एक है, हाँ। काम चेक करो, काम किस प्रकार से है, टुक आउट अ नाइफ, उसने एक चाकू बाहर निकाला, उसके बाद में क्या किया, उसका यहाँ पे इरादा दे रखा है, और इरादे के साथ में क्या दे रखा है, फ्राइटन, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि आपका क्या दे रखा है, इन्फिनिटिव। यदि आपके पास इन्फिनिटिव, तो आप इन्फिनिटिव वाले तरीके से करके देख लो, आपका गलत सेंस यदि गलत आता है छोड़ देना, सेंस गलत नहीं आता तो आपका काम बन गया। देखिए मैं इसको करके देखता हूँ। द ब्रगलर टुक आउट अ नाइफ टू फ्राइटन मी, टू फ्राइटन मी, इस वाले पार्ट को मैं छोड़ देता हूँ। देखिए एक बार, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, यानी किससे कर रहे हैं अपन, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, किस प्रकार से कर रहे हैं, देखिए, द ब्रगलर took out a knife to frighten me। चलो ये आपका आराम से हो गया। क्या सेंस बिगड़ा गया, नहीं बिगड़ा। जो ब्रगलर था उसने क्या किया, चाकू बाहर निकाला, क्यों निकाला, टू फ्राइटन मी, मुझे डराने के लिए, मुझे डराने के लिए उसने चाकू बाहर निकाला। तो यही तो ऊपर वाले सेंस में बोल रहा है कि उसका इरादा था, क्या था, मुझे डराना। तो मैंने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कर दिया, मेरा सेंस भी है, जो सेंटेंस का मेरा सेंस है वो भी क्या है, मेंटेन है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई, तो ये आपका सेंटेंस आराम से हो गया। अगला देखिए 2024 वाले मॉडल पेपर में नेक्स्ट क्या दे रखा है, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। कंपाउंड बनाना है, फैन बॉयज वाले ट्रिक याद रखो, कंपाउंड बनाना तो किस कौन से ट्रिक, फैन बॉयज वाले। ही इज पुअर, वो क्या है, गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार है, मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन वो ईमानदार है। आया समझ, कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात हुई कि नहीं, विरोधाभास वाली की, गरीब है फिर भी वो ईमानदार है, गरीब है तो ईमानदार कैसे हो सकता है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं, अपने आप में विरोधाभास वाली बात है, विरोधाभास वाली बात है, तो क्या करोगे, आप बट लगा दोगे, करो उसको बट से, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। क्या मैं दोबारा रखूं क्या, ही वगैरह, नहीं, दोबारा रखने की जरूरत नहीं, रखो तो भी गलत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ रखो तो भी गलत नहीं है, नहीं रखो तो भी गलत है, नहीं है, नहीं, लेकिन शॉर्ट हो जाता है वाक्य। देखिए, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, जब दो सेंटेंस, यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस थे, तो दो अलग अलग जब सेंटेंस होते हैं तो दोनों के पास अपना अपना सब्जेक्ट होना चाहिए, अपनी अपनी दोनों के पास वर्ब होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक जब सेंटेंस अपन ने बट लगा के, बट कंजक्शन का यूज करके जब अपन ने एक सेंटेंस बनाया, तो हमें दो सब्जेक्ट की दो वर्ब की आवश्यकता नहीं है, एक सब्जेक्ट से काम चल रहा है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, वो एक व्यक्ति की क्वालिटी बताने के लिए काफी है। इतनी मेरी बात समझ में आई। ये आपकी किसकी बात हो गई, सिंथेसिस की। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, बहुत छोटा था। देखिए डिटेल में यदि मैं इसको करवाता हूँ तो ये 5-6 दिन 7 दिन आराम से ले लेगा, क्योंकि मैं इसमें फिर एक एक कंजक्शन की बात करूंगा कि एक कंजक्शन को किस प्रकार से मैं इस्तेमाल करूंगा, कहाँ कहाँ कौन सा कंजक्शन लगाना है, मैं डिटेल वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन आप एक बार इतना ध्यान में रख लीजिए, इतने से आपका काम बहुत बढ़िया से चल जाएगा। आई गारंटी के 2 नंबर आपके नहीं कटने वाले हैं। यदि आपको मामला समझ में आया तो आपको अपनी गाइड में से, आपके पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उसमें से आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंस निकालने हैं। एटलीस्ट आपको 500 क्या 50-60 तो सेंटेंस निकालने ही चाहिए, उतने काफी हैं। 500 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आपको इतना तो आपके पास टाइम भी नहीं है, बाकी भी टॉपिक पढ़ने हैं। नेक्स्ट अपन है वो क्लास की वीडियो या कुछ
अदर 12th क्लास का जो टॉपिक है वो मैं लेके आऊंगा। आप बस वीडियो को एंड तक देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपको क्या करना है, ये वाला जो वीडियो है वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी इस चीज का लाभ ले सके। ठीक है, थैंक यू।